तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर पे, दैट इज द पार्टनरशिप। क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स। क्लियर है। तो क्या क्या हमारे पास राइट्स हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास मेनली, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। तो राइट्स ऑफ द पार्टनर में हमारा पहला पॉइंट है, दैट इज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। तो मतलब जो भी पार्टनर है भाई साहब, उसका हक है मैनेजमेंट में रोल प्ले करना। ठीक है। वो वहां पे आएगा, अगर मैनेजमेंट आप मतलब एक्टिविटी कुछ हो रही है वहां पे, या एक्सवाइजेड कुछ भी हो रहा है, तो वो वहां पे आके पार्ट लेगा, उसका हक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू द फर्म। ठीक है। तो अब जब वहां पे भैया वो पार्टनर है, तो उसके पास भी कोई ना कोई एक आइडिया होगा, जिसे कहते नहीं कि हम लोग, आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि जो बंद घड़ी होती है वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। क्लियर है। तो आप ये मत सोचे कि जो पार्टनर है या ये पर्सन केपेबल नहीं है, या इसकी आइडियाज, ये थिंकिंग अच्छे नहीं है। क्या पता कि आपको जो बेस्ट आइडिया है वो उसी के थ्रू मिल जाए। क्लियर है। तो उसको भी हक है अपना ओपिनियन देने का, अपनी बात रखने का। क्लियर है। दो ही इज अ पार्टनर। क्लियर है। तो आप उसको एक एम्प्लॉय की तरह मत ट्रीट करिए, आप उसको एक पार्टनर की तरह ट्रीट करिए, जिससे कि आपको कुछ नए आइडियाज अपने फर्म के लिए आगे के लिए मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, दैट एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है। वो कोई भी किसी भी अकाउंट्स की या जो बुक्स होती है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि वो खुद भी चाहता है ना कि भैया जब मैं इस फर्म में पार्टनर हूं तो मेरी जो फर्म है वो आगे तक जाए, बहुत ऊंची ग्रोथ करे। क्लियर है। हर एक पार्टनर चाहता है, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक पार्टनर ही यही चाहता है कि उसकी जो फर्म है, जो उसका जो बिजनेस है वो आगे बढ़े। क्लियर है। दूसरों से। तो यहाँ पे क्या है कि अब जब तक आप बुक्स को देखोगे नहीं, जब तक आप अकाउंट्स को देखोगे नहीं, आप कैसे जजमेंटल हो सकते हो। क्लियर है। तो यू हैव टू जज बाय कीपिंग आई इन द अकाउंट सेक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, दैट एवरी पार्टनर हैज द राइट टू एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। ओ भाई साहब, 10 पार्टनर हैं, तो हर एक का नॉर्मल सी बात है, जो प्रॉफिट होगा वो उनके अकॉर्डिंग इक्वल ही होगा। क्लियर है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपकी किसी पार्टनर से कंसल्टेंट ना हो, मतलब सभी पार्टनर रजामंदी ना हो उनकी। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है? सिंपली देखिए, जो प्रॉफिट का जो सेक्शन होता है वो हम लोग नॉर्मल जो ऑर्डनरी रखते हैं, वो फर्म का जो कितने आप रेशियो के या कितने आप परसेंटेज के उस फर्म के मालिक हो। क्लियर है। अगर आपके फर्म एक है, उसमें 10 पार्टनर्स है, तो नॉर्मल सी बात है, हम ये ऑर्डर ही लेकर के चलते हैं कि हर एक जो पर्सन है भैया, जो पार्टनर है, वो 10% का मालिक होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है। शायद को जिसने फर्म खोली हो, जिसने स्टार्ट किया हो, जिन 2 लोगों ने फिर बाद में नए पार्टनर्स आए हो, तो मान लीजिए कि हो सकता है शायद कि 25% किसी 2 लोग का हो, बाकी जो है बाकी 5 या 10% बाकी हो पार्टनर्स का भी हो सकता है। तो जो प्रॉफिट होता है वो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए, एटलीस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो प्रॉफिट लेना उनका हक है, और इक्वल प्रॉफिट लेना, अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हर एक पार्टनर की कंसल्टेंसी ना हो उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द एडवांसेस मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है। कि अगर भैया कोई अगर आप खुद का पैसा अगर आप फर्म में लगा रहे हो, कंपनी में या बिजनेस में लगा रहे हो, तो ये आपका अधिकार है कि भैया आप जो आपने लोन दिया आप उसका इंटरेस्ट जरूर लेंगे। क्लियर। ये आपका अधिकार है। अब अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते तो ये आपका बड़प्पन है, इसे हम तो बड़प्पन ही कहेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर आप वहां पे ले रहे हो, तो अगर आप वहां पे आप ले सकते हो इंटरेस्ट। क्लियर है। क्योंकि वो हर एक पार्टनर लेगा, तो हम आपकी बात नहीं करेंगे, आप नहीं लेंगे तो दूसरा लेगा। ठीक है। तो दिस इज, आई होप के राइट्स ऑफ पार्टनर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ये क्या है कि एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट डिलीजेंटली एंड ऑनेस्टली इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ ऑल द पार्टनर। क्लियर है। तो जो भी पार्टनर है वो अगर कोई भी काम कर रहा है, तो हमेशा उसको एक ट्रस्ट के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि उसका फायदा हो और साथ ही साथ जितने भी पार्टनर्स हैं उनका भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप कोई काम करो तो वो आप अपने पर्सनल रिस्पेक्ट से नहीं करो, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म।
क्लियर है? आप फर्म के बिहाफ में काम कर रहे हो, ठीक है? तो जब आप फर्म के बिहाफ में काम कर रहे हो तो आपका भी प्रॉफिट होगा और प्लस जितने भी जो पार्टनर्स हैं उनका भी प्रॉफिट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट इन अ जस्ट एंड फेथफुल मैनर टुवर्ड्स ईच अदर। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ही आराम से, एक हमें पार्टनर्स को पार्टनर नहीं, एक हमें फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? तो हमें अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत शांति से काम करना चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट वर्दी। भाई साहब, आप पार्टनर हो एक फर्म के और वो जो फर्म है वो आपकी रोजी रोटी है। जब तक कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट होगा ही नहीं, आप फर्म या जो बिजनेस कैसे चला सकते हैं? आप नहीं चला पाओगे। क्लियर है? तो एक ट्रस्ट होना, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट आते पॉइंट हमारे पास, एवरी पार्टनर मस्ट एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी एंट्रस्टेड टू हिम, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि जितना भी जो आपको छूट दी गई है या आप जितने कहते हैं ना कि भाई साहब आपकी सामर्थ्य में जितना काम है आपको उतना ही करना चाहिए। क्लियर है? नो वन कैन बी द रजनीकांत एक्सेप्ट वन, रजनीकांत हिमसेल्फ, ठीक है? तो अगर आपको कुछ दिया गया है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप मार्केटिंग में ही काम करिए, आप अकाउंट के सेक्शन में मत आइए, आप आईटी के सेक्शन में मत आइए। क्लियर है? फर्म में भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्लियर है? तो जिस काम में आप बेहतर हो आप वही काम करिए, बाकी काम आप दूसरे पार्टनर्स के लिए छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो जो आपको काम आता है आप वही काम अच्छे से करिए ताकि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सके, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू शेयर द लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वली अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है? तो हर एक जो है भैया लॉस भी आपको बराबर, जैसे आप मुनाफा बराबर शेयर करते हो वैसे आपको लॉस भी शेयर करना पड़ेगा बराबर से, अनटिल एंड अनलेस एग्रीड बाय ऑल द पार्टनर्स। क्लियर? जहां पे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है? पॉइंट हमारे पास, every partner must indemnify the firm against losses sustained due to his willful negligence in the ordinary course of business, ठीक है? तो हर एक पार्टनर जो है that he has to pay to the firm, भाई साहब एक प्रॉमिस करना चाहिए फर्म से कि अगर मैं willful negligence मतलब क्या होता है? मीन्स टू से कि मतलब आपको मालूम है कि हाँ नुकसान होने वाला है लेकिन तब भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि मतलब कि हमें नुकसान कितना बचाना चाहिए। क्लियर है? तो अगर नुकसान आपकी वजह से होता है तो आप पैसा दोगे, मतलब आपको वो चीज आपको रिटर्न करनी पड़ेगी फर्म को। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है? अच्छा, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है? दैट मीन्स कि अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके ऊपर गार्जियनशिप किसकी है? आपके पेरेंट्स की। आप पढ़ाई तो स्कूल में कर रहे हो तो उसकी फीस कौन दे रहा है? आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। क्लियर है? तो इसी प्रकार से जब हम लोग किसी बिजनेस को हम लोग करते हैं या जब कोई फर्म करते हैं, आप कोई एक्शन लेते हो, एक्शन आप ले रहे हो लेकिन नाम किसका आ रहा है? फर्म का आ रहा है कि भैया आपने जो है फर्म के बिहाफ में किया है, आपने जो है फर्म का नाम ऊंचा कर दिया है या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपने फर्म का नाम ही डुबो दिया। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि टाटा समूह या रिलायंस जो ग्रुप है अगर वो कोई काम करता है या बिरलास कोई काम करते हैं तो इट मीन्स दैट कि वो बिरला ने काम किया है, किसी कोई उनके वहां पे सीईओ जो एमडी ने काम नहीं किया। क्लियर है? तो वहां पे पूरा एक ग्रुप आता है कि भैया आपने इसकी इमेज कैसे कर दी, अच्छी कर दी है या बुरी कर दी है। ठीक है? तो आइए देखते हैं, every partner has the implied authority to bind the firm and other partners by his act done in the name of the firm in the ordinary course of the firm's business and with the intention to bind the firm। क्लियर है? तो कोई भी आप काम करते हो तो वो आपके फर्म के उसी के फर्म के नाम पे आप करते हो। क्लियर है? फर्म के बिहाफ पे आप करोगे, काम आप करोगे लेकिन वो नाम किसका होगा? आपकी फर्म का, आपकी बिजनेस का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, तो पहला है हमारे पास टू बाय सेल एंड प्लेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मतलब वो आप फर्म के बिहाफ में कर रहे हो। टू रेज लोन्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सच एसेट्स, टू रिसीव पेमेंट्स ऑन डेप्थ ड्यू टू द फर्म्स। क्लियर है? पेमेंट को रिसीव करना डेप्थ की, ठीक है, डेट्स की। नेक्स्ट टू एक्सेप्ट, मेक एंड इश्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्लियर है? वो भी आप कर रहे हो। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको मालूम ही होगा, आप पढ़ के आए हो अभी 10th में। क्लियर है? नहीं याद है तो आप प्लीज पहले की वीडियोस देखिए। ठीक है? टू एंगेज सर्वेंट्स फॉर द फर्म्स बिजनेस,
एंड टू टेक ऑन लीज अ प्रीमाइसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। लीज आप जानते हो कि भैया जो लैंड है या जो एसेट जो प्रॉपर्टी है हम लोग उसको लीज पे लेते हैं, मतलब हमेशा के लिए तो मेरी नहीं होती है। मान लो कि हमने 50 साल की लीज पे ले लिया, ठीक है, तो मतलब 50 साल तक जो मेरा मन होगा हम वहां पे वो करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट पास चली आएगी या जिसकी होगी उसके पास चली आएगी, और फिर से अगर हमें आगे भी काम करना तो हमें वो लीज को रिन्यू कराना पड़ता है, तो वो आगे हमें और 50 साल के लिए मिल जाएगी। क्लियर है। एक और है कि हाउएवर अ पार्टनर हैज नो इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर उसके पास अथॉरिटी ना हो, अगर मतलब कोई भी वो काम कर रहा है वो फर्म के बिहाफ में नहीं कर रहा है, तो ऐसा कब होता है? अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस इन द पार्टनरशिप डीड इन द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कब होता है, कब होता है? टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, कि कभी आपने कोई डिस्प्यूट्स वगैरह है, तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो वो फर्म के रेपुटेशन पे या फर्म के बिहाफ पे आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, वो आप पर्सनल इंडिविजुअल पे आप एक्ट कर रहे हो, एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो वो इंडिविजुअल पे एक्टिविटी कर रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट है टू कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और अ पोर्शन ऑफ क्लेम मेड बाय द फर्म, to withdraw a suit or proceeding files on behalf of the firm। ठीक है, to admit any liabilities in a suit or proceeding against the firm, to open a bank account on behalf of the firm in his own name। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट आप उसका खोल रहे हो कंपनी फर्म का, लेकिन नाम आपका चल रहा है, ये नहीं होता है। ठीक है, फर्म का भी एक अकाउंट होता है तो वो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू एक्वायर और परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो हम लोग खुद ही परचेज करें अपने नाम पे करें, लेकिन किसके बिहाफ पे? फर्म के नाम पे, तो वो भी नहीं चल पाएगा। क्लियर है। टू ट्रांसफर और सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फर्म। ठीक है, या जो भी आप फर्म के जो नाम पे जो भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच रहे हो। क्लियर है। तो आई होप कि आपको जो राइट्स है एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर से ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो कमेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन मतलब कि जब हमारी जो पार्टनरशिप जो फर्म है वो डिसॉल्व, खत्म हो जाती। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, सिंपली लिखा हुआ है अ पार्टनरशिप फर्म इज सेट टू बी डिसॉल्व व्हेन इट सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस and its assets are sold and its liabilities are paid off and the firm discontinue its activity and none of the partner has any relation to the partnership with other partners। क्लियर है। तो सारे जो आपके जो क्रेडिटर्स है, आप जब सारे डेट क्लियर कर देते हैं और सारे जो एसेट्स है सारे सोल्ड ऑफ हो जाते हैं, और जिनको जो भी हिस्सा देना होता है वो सब आप दे देते हो, और तब वहां पे आपका जो बिजनेस होता है वो अब कोई भी एक्टिविटी फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता, कोई भी एक्टिविटी जो है उसको नहीं आगे कंटिन्यू कर रहा होता है। क्लियर है। सो दिस वाज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है। अब अच्छा, यहाँ पे दो चीजें होती है। ठीक है, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है और एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है। यहाँ पे ये समझने की हमारे पास बहुत जरूरत है कि भाई साहब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि भाई साहब यहाँ पे जो आप पार्टनरशिप है वो आप ब्रेक कर रहे हो। दैट मीन्स कि किसी कोई बाहर लोग कोई डेथ हो गया या कोई छोड़ना चाहता है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपने वहां पे पार्टनरशिप ब्रेक कर दी है, बट आपका बिजनेस अभी भी बाकी जो पार्टनर है वो चला रहे हैं, वो फर्म अभी भी बाकी जो पार्टनर है वो चला रहे हैं। तो दिस मीन्स कि आपने पार्टनरशिप तो तोड़ दी है। ठीक है, पार्टनर से अब आपका कोई रिलेशन नहीं है ऑफिशियली, लेकिन आपका जो बिजनेस था वो बाकी पार्टनर चला रहे हैं, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप जो आपका जो फर्म है, जो बिजनेस है, वही अब डिसकंटिन्यू हो गया है। क्लियर है। तो जब फर्म ही आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, जब आपकी फर्म ही डिसॉल्व हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। आपका जो आप फर्म है, जो बिजनेस है, वो कोई भी अब काम नहीं कर रहा है, ना कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ना कोई सर्विसेज दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ बंद हो चुका है। क्लियर है। अच्छा, ऐसा भी अब ये तो हमारे पास कंटिन्यू पे रहेगा ना कि भाई साहब यहाँ पे जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, तो डिसोल्यूशन ऑफ जब फर्म रहेगा, तो जब फर्म ही खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो ये जरूरी नहीं कि आपके जो फर्म है वो भी डिसॉल्व हो जाए। क्लियर है। तो इन दोनों में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा कि भाई साहब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब जो पार्टनरशिप है वो किन किन कारणों की वजह से हो सकता है
ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब सारे ही जो पार्टनर्स है वो एग्री कर रहे हैं कि अब हमें ये फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना है, वी वांट दैट दिस फर्म शुड डिसकंटिन्यू द हिज और हर एक्टिविटी। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फर्म है वो सारे अपने जो काम है वो बंद कर देगी और इसी प्रकार से हमारा जो पार्टनरशिप जो फर्म है वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे हमारे पास डिसोल्यूशन बाय नोटिस। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पार्टनर होता है वो एक नोटिस सर्कुलेट करता है कि हाँ भाई साहब, ये जो हम इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये आगे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है या अपना रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पा रही है। तो सिंपली होता क्या है, तो बाकी जब पार्टनर के पास जाता है तो एटलीस्ट जो डेट मेंशन होती है उसके बाद से वो जो डिसोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। या अगर डेट मेंशन नहीं भी होती है तो जिस पार्टनर के पास जब सूचनाएं पहुंचती हैं तब से वो इम्प्लीमेंट होता है। क्लियर है? से हमारे पास कॉन्टिजेंट डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे है, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो जिसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फर्म, सॉरी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म इफ इट इज फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है? कि अगर आप, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो पार्टनरशिप होती है वो एक टर्म के लिए भी हो सकती है, अगर जब सभी पार्टनर्स वो उससे अवेयर है भैया हमें 5 साल तक काम करना है या 10 साल तक काम करना है। क्लियर है? तब हो जाएगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वेंचर फॉर विच इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जब जिस काम के लिए बनाई गई थी फॉर्म, जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अ फर्म स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें पहला है हमारे पास, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है? जब हमारा अनलॉफुल बन जाता है, अनलॉफुल जानते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है उस काम को करने के लिए। पॉइंट है हमारे पास, अ डिसोल्यूशन थ्रू द कोर्ट। ठीक है? अब पांचवा पॉइंट है कि हम लोग जब कोर्ट इसको डिसॉल्व करती है, कब करती है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। पहला आ जाता है पार्टनर, ठीक है, दिमाग खिसक गया है या मेंटली अनसाउंड, हम लोग कहते हैं पागल हो गया या मेंटली चैलेंज हो गया, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, when a partner is guilty of misconduct which is likely to affect the prejudicially the business of the firm। ठीक है? जब उसने कुछ गलत हरकतें कर दी होती है, मिसकंडक्ट, जिसके बिहाफ पे कंपनी को बहुत या फर्म को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ जाता है। when a partner willfully and persistently commits a breach of the partnership agreement। ठीक है? कि मतलब जब इच्छा से वो काम नहीं कर रहा है, वो धोखाधड़ी वाला काम कर रहा है, तब when a partner unauthorizedly transfer the whole of his interest or share in the firm to a third party। ठीक है? कि अब वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी को उसने मतलब आउटसोर्स कर दिया हुआ है वो काम, ऐसा। ठीक है? when the business of the firm cannot be carried on except as a loss। ठीक है? तो मतलब वहां पे आप कैरी नहीं करना चाहते हो, आगे करना ही नहीं चाहते हो भैया, जब सारा कुछ खत्म ही हो जाएगा। जब देखो, हर एक काम के लिए ना मेहनत चाहिए होती है। क्लियर है? पैसा कमाना है तो उसके लिए पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तब आप पैसे कमा पाइएगा। क्लियर है? तो वही चीजें होती हैं जब कंपनी जब कोर्ट देखती है जब आप इसको कैरी नहीं कर पा रहे तो खत्म करते हैं सीधे। ठीक है? आप भी टेंशन लो, अगला भी टेंशन ले, तो उससे कोई फायदा नहीं है। टॉपिक हमारे पास सेटलमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। ठीक है? वही जो उसी में एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, अब अकाउंट्स हम लोग कैसे सेटल करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो चुकी है तो जितने भी जो भी एसेट्स होता है हमारी फर्म का या बिजनेस का, तो उसको करते क्या, हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास काम ये होता है कि जितने भी उस फर्म के जो क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने हमें पैसा दिया था, सबसे पहले तो हम उनको लोन देते हैं, मतलब पैसा वापस करते हैं, चुकाते हैं उनका। क्लियर है? अब उनको लोन चुकाने के बाद क्या होता है, फिर हम लोग उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि फर्म में इतने एसेट्स नहीं है कि अगर आप उसको मीट कर पाओ, तो वहां पे सिंपली क्या होता है, आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है वो आपसे अटैच करवा ली जाती है। क्लियर है? कभी अगर ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर भी, उसके भी पास सारा पैसा खत्म हो गया है, तो उसका जो लायबिलिटीज होती है वो बाकी पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट से वो देंगे ही देंगे। क्लियर है? हम लोग उधार किसी का नहीं रख सकते भैया, सब पैसा लिया तो देना पड़ेगा, बाय ट्रुथ और बाय क्रोक। क्लियर है?
या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि जितने भी हमने फर्म के एसेट्स बेचे हैं, तो जितना भी जो अमाउंट आ रहा है वो हमारे क्रेडिटर से ज्यादा सरप्लस में आ रहा है। क्लियर है? मतलब हमें पैसा कम देना है और जो सेल ऑफ करने के बाद जो पैसा बचा है वो हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो हुआ करते हैं क्या, उसमें हम लोग सबसे पहले तो क्रेडिटर्स में सारा पैसा लौटा ही देते हैं, नो डाउट। उसके बाद जितने भी जो लोन्स होते हैं और जो कैपिटल होते हैं, हम लोग उसको अपने आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसी में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ है ना, जैसे आप समझ गए क्या दिया हुआ है कि भैया सब जो बचा हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, जितने भी जो पार्टनर्स होते हैं। क्लियर है? तो हियर इट इज रिटन, Section 48 of the Partnership Act 1932 lays down the following procedure for the settlements of accounts between the partner after the dissolution of the firm. तो सबसे पहला आता है कि losses include deficiencies of the capital should be made. ठीक है? पहली बात तो है फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, जितने भी आप अगर वो जो उसको क्लियर कर रहे हो, जो लॉस है मतलब जो भी आपको पैसा देना है, तो पहली बात तो अगर आपका प्रॉफिट से हो जाए तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं सफिशिएंट मीट कर पाता है जो भी लॉस वगैरह है, तब आपको अपनी कैपिटल से करना पड़ेगा। और तब भी अगर नहीं कर पाते हो, देन यू हैव टू अटैच योर पर्सनल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इट हैज टू बी मैंडेटरी। क्लियर है? ये जरूरी है कि भैया आप पहले प्रॉफिट से करो, नहीं हो पा रहा है फिर अपनी कैपिटल पे आ जाओ, तब भी नहीं हो पा रहा है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके उसको सारा कुछ हिसाब किताब क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है आपके पास, दैट इज द एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स टू मेक अप द डिफिशियंसीज ऑफ कैपिटल विल बी अप्लाइड फॉर सेटलिंग द डेट ऑफ द फर्म्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी जो आपके है, तो फर्स्टली इन पेइंग ऑफ द डेथ ऑफ द फर्म ड्यू टू द थर्ड पार्टी। क्लियर है? तो जितने भी जो थर्ड पार्टी से आपने पैसा लिया हुआ है आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो। क्लियर है? सेकंड है, देन इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिबली एनी एडवांस और लोन्स गिवन बाय हिम इन एडिशन टू द अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल। तो भैया अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया है, हम लोन की बात कर रहे हैं, जब आप किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो आप उसको पैसा दीजिएगा वापस। क्लियर है? अभी किसी को कैपिटल नहीं दिया रही है, लेकिन कैपिटल के अलावा किसी ने अगर फर्म में अलग से पैसा डाला है या लोन दिया है फर्म को, तब हम उसका लोन जो है क्लियर करेंगे सबसे पहले। क्लियर है? उसके बाद आता है इफ एनी सरप्लस इज अवेलेबल आफ्टर डिस्चार्जिंग द अबव लायबिलिटीज, मतलब उसके बाद भी अगर कुछ बचा हो फर्म में, the capital contributed by the partners may be returned in full or the otherwise ratably। ठीक है? अगर उसके बाद भी अगर कुछ बचा हो तो हम लोग फिर जो पार्टनर्स जितने भी कैपिटल है वो कर देते हैं, या तो आप पूरी कर लीजिए या फिर कुछ हिस्सा ही कर दीजिए उनको। क्लियर है? द सरप्लस शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और तब भी उसके बाद भी कुछ बच गया हो, जो एक्स्ट्रा बचा हो, तो भाई साहब जितना भी हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म में जब था तो उसके हिसाब से हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारी ये जो नॉर्मल सी बात है ये लोग आज भी करते हैं और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये एक्ट में है। क्लियर है? तो आई होप को अभी तक आपको ये जो पॉइंट्स है समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज कवर किया है राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? एंड आई जस्ट ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी मैनर, और हिंदी में समझाया है। और अगर कोई वीडियो के लिए अगर आपको सजेशन छोड़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।